सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मॉर्निंग जो मॉर्निंग में देख रहे हैं उनके लिए मॉर्निंग, आफ्टरनून में देख रहे हैं उनके लिए गुड आफ्टरनून और इवनिंग में देख रहे हैं उनके लिए गुड इवनिंग। ठीक है, चलो तो हमारा जो लेक्चर सेकंड है ऑफ द लिविंग वर्ल्ड, तो हम लोग शुरुआत करेंगे डिफरेंस बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले हमें क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, पहला टॉपिक हमारा क्या है? क्राइटेरिया फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास, क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? ठीक है, सबसे पहले आपने पढ़ रखा होगा ग्रोथ, मूवमेंट, एटसेट्रा, रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रोथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रोथ बोलते हैं। दूसरा जब तो हम लोग पहले बात करते हैं ग्रोथ की बात करते हैं, तो ग्रोथ एक ऐसा फैक्टर है जो लिविंग में भी होता है, नॉन लिविंग में होता है। तो नॉन लिविंग में कैसे होता है? देखो, जब कोई माउंटेन था, माउंटेन पहले स्टार्टिंग में इतना हाइट का, फिर इतना हाइट का, फिर माउंटेन बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, तो क्या उसका ग्रोथ नहीं हो रहा है? ग्रोथ हो रहा है। ग्रोथ सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म का भी नहीं है और नॉन लिविंग का भी नहीं है, ग्रोथ दोनों का है। तो अब हम लिविंग किसको बोले? ग्रोथ तो उसका भी डिफाइन करें ना, ग्रोथ उसमें भी नॉन लिविंग में डिफाइन हो रहा है। ठीक है, माउंटेन्स फॉर एग्जांपल, इसका जो है एक्सेप्शन बात करूं, अगर मैं बात करूं यहाँ पे माउंटेन में भी हो रहा है, वोल्केनोज एरप्शन हो रहा है उसमें भी हो रहा है। ठीक है, तो उनमें भी तो ग्रोथ हो रहा है। तो ग्रोथ को हमने क्या माना? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं माना, क्या कि लिविंग के लिए भी लागू है, नॉन लिविंग के लिए भी लागू है। ठीक है, तो इट इज नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज इट इज एक्सेप्शन फॉर नॉन लिविंग आल्सो। सेकंड प्रॉपर्टी, कम टू सेकंड प्रॉपर्टी। तो हम सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो रिप्रोडक्शन हमने पढ़ रखा है, नया ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेगा। अच्छा, तो ठीक है, तो अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो रिप्रोड्यूस करेगा किसके साथ? गारंटी के साथ। किसके साथ? गारंटी के साथ क्या करेगा? रिप्रोड्यूस करेगा। तो अच्छा ये बताओ, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, म्यूल होता है, म्यूल खच्चर, तो खच्चर तो रिप्रोड्यूस करता नहीं है। क्या बोल दिया सर? खच्चर तो रिप्रोड्यूस करता नहीं, तो स्टेराइल है। तो क्या ये रिप्रोडक्शन का भी एक एक्सेप्शन आ गया? और लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, मैं एग्री कर रहा हूं, लेकिन खच्चर तो रिप्रोड्यूस नहीं करता। ठीक है, यहाँ पे तो इसका जो एक्सेप्शन आ गया, कौन सा एक्सेप्शन आ गया? इसका म्यूल आ गया। दूसरा एग्जांपल अगर मैं बोलूं हनी बी, तो हनी बी जब रिप्रोड्यूस करती है, ठीक है, तो उसमें कुछ वर्कर भी होते हैं और कुछ क्या होते हैं? तो जितने भी वर्कर भी होते हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, तो हनी बी जो रिप्रोड्यूस करेगी, क्वीन होगी जो रिप्रोड्यूस करेगी, मेल और वर्कर या ड्रोन बोलते हैं उसको, तो उसमें जो वर्कर भी होती है, वर्कर भी वो स्टेराइल होते हैं। तो यहाँ भी आ गया, हनी बी के केस में आ गया। किसके केस में? हनी बी के केस में कौन सा? वर्कर बी। कौन सा आ गया? वर्कर बी। दे आर स्टेराइल। ये दोनों क्या हो गए? आपस में क्या हो गए? स्टेराइल हो गए। तो ये स्टेराइल हो गए। स्टेराइल का मतलब होता है वैसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास कैपेसिटी नहीं है अपने प्रोजेनी को प्रोड्यूस करने के लिए। क्या बोला मैंने? ऑर्गेनिज्म which don't have the organism which do not have the capacity to reproduce, उनको हमने क्या बोला? स्टेराइल बोला। तो ये तो लिविंग है, म्यूल और हनी भी तो लिविंग है, तो ये तो रिप्रोड्यूस कर ही नहीं सकते, तो इसका भी एक्सेप्शन आ गया। तो रिप्रोडक्शन इज आल्सो नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। दोनों क्या हो गया? कट, कैंसिल हो गया। ठीक है, क्या हो गया? ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल हो गया। नंबर 3 में जो हमारे पास प्रॉपर्टी आया, नंबर 3 में उसको हमने क्या बोला? नंबर 3 में हमारे पास जो प्रॉपर्टी आया उसको हमने बोला मेटाबॉलिज्म। क्या बोला? मेटाबॉलिज्म बोला जी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन उसके बॉडी के अंदर हो रहा है। कहां हो रहा है? अंदर हो रहा है। इसको डिफाइन करने का मकसद है, आप खाना खाते हैं, खाना पचता है, बहुत अच्छी बात। तो क्या माउंटेन खाना खाता है, खाना पचाता है? नहीं पचाता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें कुछ ना कुछ फिजियोलॉजिकल फंक्शन होता है बॉडी के अंदर। जैसे हमारे पास क्या डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, न्यूरल सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, लोकोमोशन जी, मूवमेंट जी,
ठीक है। तो ये सब जो सिस्टम है इसमें कुछ मेटाबॉलिज्म हो रहा है बॉडी के अंदर, बॉडी के बाहर नहीं, ठीक है। कहां पे हो रहा है? बॉडी के अंदर हो रहा है, अंदर। उसको क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिज्म बोलेंगे, ठीक है। अब बोलोगे सर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो होता है वो लैब में होता है, बॉडी के अंदर नहीं होता है, तो उसको मेटाबॉलिज्म नहीं बोलेंगे। उसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। स्पर्म और ओवम, एग दोनों फ्यूज कर रहे हैं, लेकिन कहां पे? बॉडी के बाहर कर रहे हैं। तो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम इज नॉट अ मेटाबॉलिज्म बिकॉज़ इट इज अकरिंग आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर हो रहा है, लेबोरेटरी में हो रहा है। कहां हो रहा है? लेबोरेटरी में। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है सम ऑफ ऑल, सम का मतलब जितना भी सिस्टम में हो रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्रीदिंग एक्सचेंज, एंडोक्राइन, न्यूरल, सबके सब बॉडी, सबको सब मिला दो। अब आप बोलो कि सब जब खाना खाते हैं तो सिर्फ एक प्रोसेस नहीं होता है, खाना खा रहे हैं, डाइजेशन हो रहा है, उसका एलिमिनेशन हो रहा है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो मल्टीपल प्रोसेस आर टेकिंग प्लेस सिंगल टाइम, तो उसको क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिज्म बोलेंगे। सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन, और यहां पे बोल रहा हूं केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन में पढ़ रखा होता है क्या होता है केमिकल रिएक्शन। अगर केमिकल होता है ना, कैसा होता है केमिकल रिएक्शन? रिवर्सिबल कि इरिवर्सिबल? इरिवर्सिबल। तो सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस आउटसाइड और इनसाइड? इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी, तो उसको क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिज्म बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि सर आप बोलोगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, तो इन विट्रो का मैं बोल दूं आपको फिर से, जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, स्टार्ट पॉइंट मार्क कर लेना। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो है, इन विट्रो का मतलब होता है इन, दो टर्म होता है, इन विट्रो, दूसरा होता है एक्स विट्रो। तो एक्स विट्रो, इन विट्रो का मतलब होता है जब कोई चीज जहां पे होनी चाहिए वहीं पे हो रही है, उसको क्या बोलेंगे? इन विट्रो। लेबोरेटरी के अंदर ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट में अगर कोई चीज हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? इन विट्रो। इन विट्रो का मतलब इन लैब, इन विट्रो का मतलब इन लैब, तो इट इज लैब में हो रहा है, इट इज नॉट अ मेटाबॉलिज्म बिकॉज़ इट इज अकरिंग आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी। तो जो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम है इट इज नॉट अ मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म का कोई भी एक्सेप्शन नहीं देखने को मिला कहीं पे, लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही ये पाया जाएगा। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का पहला डिफाइनिंग प्रॉपर्टी जो है वो कौन सा है? मेटाबॉलिज्म। कौन सा है? मेटाबॉलिज्म। अब इससे भी एडवांस बात करेंगे तो इट इज करेक्ट, इट विल डिफाइन द मेटाबॉलिज्म प्रॉपर्टी। नंबर 4th पॉइंट वी हैव, दैट इज कॉल्ड कॉन्शसनेस। उसको अपन लोग क्या बोलेंगे? कॉन्शसनेस। कॉन्शसनेस का मतलब होता है चेतना। चेतना का मतलब तुम जगे हुए हैं, अच्छा बेट है ना, तुम जगे हुए, सोए हुए नहीं है। सो जाना मत, फिर देखते देखते जगना है। क्या करना है? जगना है। यू हैव टू बी कॉन्शियस। तो कॉन्शियस रहोगे तब तो समझ में आएगी। पहले लेक्चर में मैंने क्या बोला था? अपने ब्रेन को नौकर बनाना। नौकर कब बनाओगे? जब जाओगे, फोकस करोगे, कंसंट्रेट करोगे, ठीक है। तो कॉन्शियसनेस मतलब जिसके पास ब्रेन किसी भी स्टिमुलस, यहाँ पे मैं दो टर्म को डिफाइन करूंगा, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले डिफाइन करता हूँ स्टिमुलस को, आपने पढ़ रखा होगा। स्टिमुलस का मतलब होता है कोई चेंज आपको परसीव हुआ। परसीव कहाँ पे होगा? रिसेप्टर में। रिसेप्टर का मतलब जो चीज रिसीव करे किसी भी चीज के मैसेज को, आप मान लो गर्मी लग रही है आपको, तो आप क्या करोगे? आपको मैसेज आया ना, ब्रेन के पास मैसेज आया गर्मी लग रही है, तो आप फैन का स्विच क्या करोगे? ऑन करोगे। तो ये आपको स्टिमुलस मिल रहा है। कहां से मिल रहा है? अंदर से कि बाहर से? बाहर से। तो स्टिमुलस कराने वाला कौन आएगा? बाहर से आएगा। करेगा कौन? हम करेंगे, ब्रेन करेगा। तो जब जब बाहर से कोई करवाएगा तो हम करेंगे। क्या करेंगे? तो करेगा वो, तुम्हारा क्या करेगा? एक्शन। बाहर से तुम्हारा एक्शन है, तुम क्या करोगे? रिएक्शन करोगे। तो बाहर से स्टिमुलस मिला, तुम्हारा रिएक्शन होगा, उसको क्या बोलेंगे? स्टिमुलस। तो एनी एक्सटर्नल चेंज कहां पे हो रहा है? अंदर की बाहर? एक्शन कहां से आ रहा है? सराउंडिंग से आ रहा है। एनी एक्सटर्नल चेंज अकरिंग इन द सराउंडिंग, अरे बोल, अराउंड, अकरिंग इन द सराउंडिंग, है ना, ये मेडिकल है। अकरिंग इन द सराउंडिंग, उसको क्या बोलेंगे? स्टिमुलस। तो तुमको स्टिमुलस परसीव हुआ, तो स्टिमुलस परसीव कौन सा पार्ट करेगा? हमारा ब्रेन पार्ट करेगा।
नर्वस सिस्टम करेगा, कौन सा पार्ट, नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम मैसेज देगा, फिर गर्मी लग रही है तो फिर तुम क्या करोगे, फैन को ऑन करोगे। नर्वस सिस्टम मैसेज दिया, पढ़ना है, तुम क्या करोगे, जगोगे, फोकस करोगे। तो यहाँ पे फिर क्या होगा, स्टिमुलस क्या कराएगा, तुमसे रिएक्शन करवाएगा। तो रिएक्शन से तुम क्या करोगे, कुछ काम होगा, कुछ उसका क्या होगा, आउटपुट होगा, है ना। तो ये दो प्रॉपर्टी है, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शसनेस इज ओनली डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, और इन दोनों का कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं फटाफट। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, चार ऑप्शन देगा, है ना, नीट में पूछता है, बहुत पूछता है। Which of the following is the defining property of living organism? Defining property of living organism. Living organism. Defining property of living organism. ऑप्शन नंबर ए सबसे पहले देगा ग्रोथ देगा, नंबर 2 में क्या देगा, रिप्रोडक्शन देगा, नंबर सी में क्या देगा, कॉन्शसनेस देगा, क्या देगा, कॉन्शसनेस देगा, और नंबर डी में देगा बोथ ए एंड बी। बोलो, मैंने क्या बोला था, लिविंग बीइंग का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी सिर्फ दो है, वो कौन कौन से, मेटाबॉलिज्म और कॉन्शसनेस। कौन सा, मेटाबॉलिज्म और कॉन्शसनेस। आपका माइंड जीवित है, चेतना है, उसमें चीज को परसीव कर सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर, सिर्फ कॉन्शसनेस। दूसरा क्वेश्चन में यहीं पे रखेगा, सेम क्वेश्चन रहेगा एज क्वेश्चन 1, एज क्वेश्चन नंबर 1। ऑप्शन चेंज हो जाएगा, ऑप्शन वी विल हैव, फर्स्ट में ग्रोथ करेगा, दूसरा में क्या करेगा, कॉन्शसनेस करेगा, कॉन्शसनेस। नंबर सी में क्या करेगा, मेटाबॉलिज्म करेगा, क्या करेगा, मेटाबॉलिज्म करेगा, और नंबर डी में क्या करेगा, बोथ बी एंड सी। आपका आंसर करना चाहिए कॉन्शसनेस भी और मेटाबॉलिज्म भी, ठीक है। दोनों प्रॉपर्टी है, तो दोनों कॉन्शसनेस भी और मेटाबॉलिज्म भी है, और इसका दोनों ऑप्शन हमें किस में दिखाई दे रहा है, बोथ बी एंड सी में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, बोथ बी एंड सी। तो ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन गया यहाँ पे, टॉपिक क्लियर। चलो, अब साइंटिस्ट ने सोचा कि भाई ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमने डिफाइन तो कर लिया, तो साइंटिस्ट सारे सोचे कि ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमें अब कैसे, एक आता है हमारा सिस्टमैटिक आता है टर्म, क्या आता है टर्म, सिस्टमैटिक आता है, आइडेंटिफिकेशन, टैक्सोनॉमी आता है, ये सब पढ़ेंगे। तो देखो एक टर्म आता है हमारा, उस टर्म को हम लोग समझते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक्स बोलते हैं। सिस्टमैटिक वे का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को सिस्टमैटिक वे में पढ़ाई करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक बोलते हैं। सिस्टमैटिक जैसे एक के बाद दो ही आएगा ना, दो के बाद तीन ही आएगा, ऐसा तो है नहीं, है ना, और -1 के बाद 0, ठीक है। इस सिस्टमैटिक वे में है, ठीक, सिस्टम में पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहले आप खाना खाओगे, फिर खाना पचेगा, तो खाना पहले माउथ में जाएगा, पहले स्टमक में जाएगा, पहले भैया माउथ में जाएगा, फिर एलिमेंट्री कैनाल में जाएगा, ओसोफेगस, है ना, ओसोफेगस का पार्ट, फिर स्टमक में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, एंड फिर थ्रू द एनस इट विल बी रिमूव्ड। तो सिस्टमैटिक वे में क्या बोला साइंटिस्ट ने कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनको हमें पढ़ाई करनी है सिस्टमैटिक वे में, ठीक है। तो स्टडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म in a systematic way, in a systematic way, study of living organism in the specific way, in the specific, yeah, systematic way, in the systematic way, it is called systematic। अब सिस्टमैटिक का मतलब क्या होता है, देखो, इस सिस्टमैटिक में हमें कोई ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म हमें सबसे पहले अननोन है, क्या है, अननोन है। तो आपको जब कोई ऑर्गेनिज्म अननोन मिल रहा है, तो आप उसको क्या करोगे, सबसे पहले आइडेंटिफाई करोगे, आप ये है कौन, है ना, आइडेंटिफाई कर लिया। तो आइडेंटिफाई करने के बाद उसको क्या करोगे, नाम करोगे। जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ठीक है, पंडित जी होता है, पंडित जी क्या करता है, कहाँ सबसे पहले, है ना, कोई नया बच्चे का बर्थ हुआ है तो सबसे पहले वो फाइंड करे कहाँ पे बर्थ हुआ है, तभी तो उसको दान दक्षिणा मिलेगा, है ना।
तो सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करेगा कहाँ पे मिल हुआ, उसके बाद उसका पंडित जी का क्या काम क्या है, उसका नामकरण करना, क्या करना, नामकरण करना। अब नामकरण करने के बाद क्या करेगा उसको, ठीक है भाई इसको क्लासिफाई कर दो किसी भी में, है ना, ये बनेगा, ये इतना, है ना, ये क्या बनेगा, राम बनेगा, है ना, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, है ना, उसको जो करना कर दो। तो सिस्टमैटिक वे में हमारे पास क्या होता है, सबसे पहला काम होता है किसी भी अननोन लिविंग ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना, इट्स कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे। दूसरा हमारा काम क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन के बाद उसका नेमिंग करना, नोमेनक्लेचर, ठीक है। नंबर 3 में क्या होता है उसका फिर क्लासिफिकेशन कर देना, क्या कर देना, क्लासिफिकेशन कर देना। तो आइडेंटिफाई जो हम लोग जनरली करते हैं, अब ये कुत्ता का कुत्ता ही आप क्यों बोलते हो, कुछ कैरेक्टर भाई देखा तभी तो आपने उसको बोला कुत्ता, बिल्ली को बिल्ली क्यों बोलते हो, ह्यूमन को ह्यूमन क्यों बोलते हैं, तो कुछ कैरेक्टर हैं जिसके हिसाब से इनको क्लासिफाई किया गया, आइडेंटिफाई किया गया कि ये है, ये है, ये है, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन में हम लोग जो करते हैं, बाहर से जो अपीयरेंस होता है, बाहर से अपीयरेंस कहने का मतलब फिजिकल अपीयरेंस, कैसा मतलब, फिजिकल मतलब बाहर से, कैरेक्टर, फिजिकल कैरेक्टर, है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कैरेक्टर हम उसको क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। आप पेट के अंदर घुस के तो भैया देखोगे नहीं, है ना, कि उसका कैसा पेट है, सही में जे शेप है कि नहीं है ना, सही में पेट उसका लेफ्ट में है कि नहीं, कि राइट में, उसका दिल लेफ्ट में है कि राइट में, है ना। ये दिल बोला तो बहुत घबरा जाओगे, है ना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है यहाँ पे सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। तो आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कैरेक्टर, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल अपीयरेंस, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कैरेक्टर, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस, या इसको क्या बोलेंगे आप लोग, कैरेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कैरेक्टर। बाहर से दिखा कोई चीज, इसको हमने क्या किया, आइडेंटिफाई किया कि ऐसा ऑर्गेनिज्म हमने कभी नहीं देखा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, नोमेनक्लेचर। जब जब नाम करना हो, जब जब नाम करना हो, है ना, तो किसको बुलाएंगे, पंडित जी को। किसको बुलाएंगे, पंडित जी को। तो यहाँ पे पंडित जी कौन सा है, कार्लस लिनस। तो जब जब पंडित जी आएंगे, कार्लस लिनस आएंगे, नामकरण करवाएंगे। क्या बोला मैंने, फिर से बोलो, जब जब पंडित जी हमारा कौन सा, कार्लस लिनस आएंगे, नामकरण करवाएंगे। तो कार्लस लिनस ने कंसेप्ट दिया, उसको क्या बोलते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। आपने पढ़ रखा है 9th में, क्या बोलते हैं नोमेनक्लेचर, मतलब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, मेडिकल में क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट डू यू मीन बाय बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। किसने दिया, सबसे पहले देख लेते हैं साइंटिस्ट किसने दिया, पंडित जी। कौन था, तो पंडित जी का क्या नाम है यहाँ पे, कार्लस लिनस। क्या नाम था, कार्लस लिनस। अब कार्लस लिनस आए तो इन्होंने कंसेप्ट दिया। अब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो, बाय का मतलब टू, नोमियल का मतलब नॉमिनल रोल होता है, रोल नंबर होता है, नॉमिनल रोल नंबर। तो बाय का मतलब टू, नॉमिनल का मतलब दो, नेम दो पार्ट, नाम में कितने पार्ट, दो नाम। जैसे मेरा नाम है गुलशन कुमार, तो कितने पार्ट हो गए, दो पार्ट हो गए। ऐसे अब नोमेनक्लेचर का मतलब एक तरीका है नेमिंग का। तो ये कंसेप्ट किसने दिया, कार्लस लिनस ने दिया। एग्जांपल से समझो, यहाँ पे आपने कभी सुना होगा मैंगो का, कुछ काफी सारे साइंटिफिक नेम पढ़ेंगे, ठीक है। आगे आपको एक लिस्ट में दे दूंगा जो आपको साइंटिफिक नेम +1 और +2 को मिला के पढ़ना है और सिर्फ उसको लर्न करना है। काफी आसान है ना, ट्रिक से आपको लर्न करा देंगे, ठीक है। मैंगो, तो मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है, मैंगीफेरा इंडिका लिन। आपने पढ़ा होगा क्लास 9 में, मैंगीफेरा इंडिका होता है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको पूरा नाम बता रहा हूँ, मैंगीफेरा इंडिका लिन। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक पार्ट तो ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, तो यहाँ पे कितने पार्ट हो गए, दो पार्ट। अब बोलोगे सर ये 3 पार्ट, ये तीसरा पार्ट काउंट नहीं होगा क्योंकि एक नाम है, किसी साइंटिस्ट का नाम को हम काउंट नहीं करते हैं। लिन कहने का मतलब यहाँ पे किसको रेफरेंस कर रहा है, कार्लस लिनस को रेफरेंस कर रहा है। अगर यहाँ पे आप पहला रूल देखोगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का, फर्स्ट रूल, तो इसमें कितने वर्ड्स हैं, हाउ मेनी वर्ड्स, 2 वर्ड्स। कितने पार्ट, नाम के 2 पार्ट। तो साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम, a scientific name consists of 2 parts। कितना पार्ट्स, 2 पार्ट्स। अब 2 पार्ट कौन कौन से हैं, पहला पार्ट को हम लोग बोलते हैं जीनस, दूसरे पार्ट को स्पीसीज। तो
फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड जीनस एंड सेकेंड पार्ट, यहाँ पे सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड स्पीसीज, या इसका दूसरा नाम भी हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक एपिथेट। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक एपिथेट भी बोलते हैं। अब यहाँ पे तीसरा यहाँ पे रूल क्या है, यहाँ पे जो जीनस है पहला मेरा पार्ट, वो किस लेटर से शुरू हो रहा है? इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द कैपिटल लेटर। तो जीनस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द कैपिटल लेटर। जीनस स्टार्ट्स फ्रॉम कैपिटल लेटर। और यहाँ पे जो यहाँ पे स्पीसीज है, इट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉल लेटर। स्पीसीज स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉल लेटर। स्पीसीज स्टार्ट्स फ्रॉम स्मॉल लेटर। ठीक है, दिखाई दे रही है। नंबर 4 पार्ट, अगर इसको हम हाथ से लिख रहे हैं तो इसको अंडरलाइन करेंगे। अगर इसको टाइप कर रहे हैं, कंप्यूटर पे टाइप करेंगे, तो आपको कंप्यूटर पे पढ़ रखा होगा अपने फॉन्ट्स आते हैं, तो किस फॉन्ट में? इटैलिक्स फॉर्म में। किस फॉर्म में? इटैलिक्स फॉर्म में। तो इफ हैंड रिटन इट शुड बी अंडरलाइन। तो मैं इसको हाथ से लिख रहा हूं, टाइप तो नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैंने क्या किया, इसको अंडरलाइन कर दिया। इफ हैंड रिटन इट शुड बी व्हाट? अंडरलाइन। एंड इफ टाइप का मतलब कंप्यूटर में टाइप कर रहे हो तो किस फॉन्ट में टाइप करोगे भैया? इटैलिक्स में। इस फॉर्म में इटैलिक्स में। इटैलिक्स कहने का मतलब, अगर मैं एग्जांपल दूं, थोड़ा सा इस तरह देखो, थोड़ा सा तिरछा होता है ना, थोड़ा सा टेढ़ा होगा, मेहंदी फेरा इंडिका, इस तरह थोड़ा सा दिखाई देगा आपको। ठीक है। पांचवा रूल जो होता है हमारे पास, जो 5th रूल आता है कि उसके एंड में आप किसी भी साइंटिस्ट, किसी भी जगह कोई साइंटिस्ट है तो उसका नाम को आप ऐड कर सकते हो। किसको ऐड कर सकते हो? नाम को ऐड कर सकते हो। तो वो ये आपका कंप्लीट क्या आएगा? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आएगा। ठीक है। हाउ इज द टॉपिक? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आएगा। ठीक है। और ये जो हमारा जो चैनल है, ठीक है, यूट्यूब वाले बोलते हैं कि ज्यादा आपको सब्सक्राइबर होना चाहिए। ठीक है। तो जो भी है वो क्या बोलते हैं उसको, सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर दीजिएगा, और पता नहीं आगे क्या क्या होता है, लाइक वगैरह होता है। ठीक है, तो कर दीजिएगा। ठीक है, कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन जब भी क्लास आते रहे, न्यू क्लास है, न्यू वीडियो आने वाली है, क्लास आपका रेगुलर रहेगा तो आपको ये आते जाए। ठीक है, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है। बाकी तो हम यहाँ पे पढ़ाई पे फोकस करेंगे। ठीक है। आवर मेन सोल पर्पस इज टू लर्न द न्यू कंसेप्ट। ठीक है। चलो, तीसरा जो पार्ट हमारा बच गया, यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या कर लिया? आइडेंटिफिकेशन कर दिया। आइडेंटिफिकेशन के बाद हमने क्या कर दिया? नोमेनक्लेचर कर दिया। नोमेनक्लेचर के बाद हमारा कौन सा काम आएगा? उसका क्लासिफाई कर देना। उसको किस ग्रुप में रखे, किसको नहीं रखे, उसको क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन। तो द ऑर्गेनिज्म इज क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट किंगडम, क्लास, फाइलम। तो उसको हम क्या कर देंगे? क्लासिफाई कर देंगे उसको, है ना। तो उसका करेंगे क्लासिफिकेशन कर देंगे। तो उसको ग्रुपिंग कर देंगे। क्या कर देंगे? ग्रुपिंग कर देंगे। तो ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल कैरेक्टर, है ना। उसको एक ग्रुप में डाल दिया, एक ग्रुप में डाल दिया, उसको ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। ठीक है। ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। अब यहाँ पे नया शब्द आ गया, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। उसको भी समझते हैं। हायरार्की, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में आपने पढ़ रखा होगा कि पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। ठीक है। K stands for kingdom, P stands for phylum. Phylum is used for animal and division is used for किसके लिए? प्लांट के लिए यूज करेंगे। क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, कंफ्यूज करता है, यहाँ पे मेडिकल में कंफ्यूज करेगा। यहाँ पे फाइलम किसके लिए? एनिमल के लिए। डिवीजन किसके लिए? प्लांट के लिए। C stands for class, O stands for order, F stands for family, G stands for genus and last is species. अब यहाँ से एक ट्रेंड देखेंगे, है ना। यहाँ से क्वेश्चन देखेंगे
याद कर लेंगे कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक, है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूं कीप पॉट क्लीन और इसको निमोनिक्स है फैमिली गेट सिक, है ना। गमला को साफ करना है, ठीक है, नहीं तो मच्छर मुच्छर आ जाएंगे, ठीक है, मलेरिया हो जाएगा, ठीक है। तो कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे, अब यहाँ पे सबसे बेसिक स्पीसीज इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन यहाँ से पूछता है मेडिकल में, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन? स्पीसीज इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। अब देखो स्पीसीज का डेफिनेशन क्या होगा? स्पीसीज का जो डेफिनेशन है हमारा, काफी सारे डेफिनेशन है, लेकिन जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है जो आज तक हम सुनते आ रहे हैं, जिस साइंटिस्ट ने यूज किया था उस साइंटिस्ट का नाम था अर्नेस्ट मेयर। जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन, एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ स्पीसीज बाय द अर्नेस्ट मेयर प्रेजेंटली, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या बोला अर्नेस्ट मेयर? तो स्पीसीज का जो एक्सेप्टेड डेफिनेशन है, स्पीसीज का जो एक्सेप्टेड डेफिनेशन है एट प्रेजेंट में, इट इज गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर। अर्नेस्ट मेयर ने दिए। अब अर्नेस्ट मेयर ने क्या बोला स्पीसीज का? हम लोग ह्यूमन, बाकी सब ह्यूमन है, तो ह्यूमन एक स्पीसीज हो गया, डॉग का एक स्पीसीज हो गया, कैट का एक स्पीसीज हो गया, प्लांट का एक स्पीसीज हो गया। तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म which can interbreed, which can interbreed, इसका डेफिनेशन क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म which can interbreed, which can interbreed among themselves to reproduce similar progeny, ठीक है, उसका बोलेंगे स्पीसीज बोलेंगे। अब यहाँ पे दो वर्ड आपको याद रखना है। अगर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ह्यूमन अगर रिप्रोड्यूस करेगा तो अपने जैसे रिप्रोड्यूस करेगा, सिमिलर प्रोजेनी, है ना। डॉग प्रोड्यूस करेगा, ह्यूमन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो ये स्पीसीज का डेफिनेशन है। यहाँ पे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैसे होने चाहिए? सिमिलर होने चाहिए। ह्यूमन ही करेगा, डॉग करेगा, कैट करेगा, ठीक है, प्लांट करेगा, है ना। तो सिमिलर होने चाहिए। यहाँ पे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है इंटरब्रीड। यहाँ पे मेडिकल में पूछा, यहाँ पे देखा है इंटरब्रीड या देखा है रिप्रोड्यूस, बोथ आर करेक्ट। और सिमिलर प्रोजेनी देगा, दैट इज कॉल्ड स्पीसीज। सो थैंक यू। सो वी विल कंटिन्यू दिस क्लास इन द नेक्स्ट चैप्टर, है ना। तो जो भी आपको बोला गया उसको रिवाइज करेंगे, पिछला चैप्टर को भी रिवाइज करेंगे, पिछला टॉपिक का। थैंक यू, ठीक है, अपना समय देने के लिए थैंक यू।